Hello everyone, this is Pratik Satyam and welcome back to our YouTube channel Others Classes. डियर, आज की यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आने की चांसेस हैं या जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी MCQs को मैंने आज के इस सेशन में ऐड किया है और लगभग 60 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर से जोड़े हैं। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या से आने वाले एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, आई गारंटी। इस तरह से हम लोग एक एक करके गणित के सभी 15 चैप्टर्स के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं या वैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन सब को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। मैथ के अलावा हम बाकी सभी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th BSAB मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 में आने वाले इम्पॉर्टेंट MCQ जिसको मैंने खुद से तैयार किया है। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि √3 है 1। तो सर यहाँ पे जो रूट की वैल्यू है 3, इसको हम रूट से बाहर नहीं ला सकते हैं, है ना। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा C, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 7 + 3√2 है। तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लो, आप जानते भी होंगे कि 7 जो है वो एक परिमेय संख्या है और 3√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और ये बात आप जानते होंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा B, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D आपके पास है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप सही में क्लास 10th में बेटर मार्क्स लाने की सोच रहे हो तो मुझसे एक प्रॉमिस करें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे कराने से पहले, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको करवाऊंगा, बट मेरे करवाने से पहले आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को खुद से सॉल्व करें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे कि मैं देखूंगा कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत सही ढंग से कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगा और एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आओ देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका आपको पता होगा। 96 है तो 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो ये 48 टाइम में, फिर इसको 2 से 24 टाइम्स में, फिर 2 से 12 टाइम में, फिर 2 से 6 टाइम में और 2 से 3 टाइम में। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 यानी 2 पे पावर 5 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3, तो C जो नंबर है आंसर का, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होता है ना, महत्तम समावर्तक SCF, ठीक है। इसको हम लोग SCF भी बोलते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होगा। तो आप खुद देख सकते हो, जब भी हम 2 क्रमागत संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 3 लिया तो लगातार 4 हो जाएगा, है ना। अगर मैंने 5 लिया तो 6 हो जाएगा। तो आप कभी भी जब इसका मौसौ निकालोगे, जैसे कि यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, 3 × 3, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट होकर सर जब मैं घटाऊंगा तो 1 हो जाएगा।
और 1 से 3 को कट करूँगा तो 3 टाइम्स में कट हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमेशा 2 क्रमागत संख्या का जो मौसो है वो 1 आता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। आप सारे क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले करते चलेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलेंगे, जिससे कि मैं देखूंगा कि आप कितने सही आंसर कर रहे हैं और कहाँ पे आप अटक रहे हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भी सारी वैल्यूज़ रूट में दी हुई है, लेकिन देखो जब आपको क्वेश्चन पूछा ना परिमेय संख्या, है ना, तो ये आपको एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में मिलेगा जिसकी वैल्यू रूट से बाहर आएगी। तो आप पहले देखो √5, ये तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, अभाज्य संख्या है ना। 2√3 फिर से अभाज्य संख्या है, रूट से बाहर नहीं आ सकता। 4 - √5, देखिए ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे मुझसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या, तो एक ऑप्शन बच जा रहा है डी। वैसे अगर आप देखोगे तो 16 का रूट जो होता है वो 4 होता है, ठीक है, तो ये एक पूर्ण वर्ग के रूप में था, है ना, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अभाज्य संख्या आपको अगर पता होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जिसका फैक्टर यानी कि जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे, है ना, जो केवल 1 की टेबल में आए या फिर स्वयं के टेबल में है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा 2 या तो 1 से कट होगा या खुद 2 खुद से कट होगा। अगर मैं बोलूँगा 11 तो 11 1 से कट होगा या खुद 11 से कट होगा। इस दोनों के अलावा ऐसा और कोई डिजिट नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे जो 11 को टोटली सेटिस्फाई कर पाए यानी कि डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो इसी के ऐसा अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉस क्या होगा, ठीक है। तो आप एक बात जान लो, कभी भी जब अभाज्य संख्या का लॉस पूछे तो आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। आप खुद लॉस का यानी एलसीएम का रूल जानते हो कि जब कोई भी नंबर किसी भी टेबल में ना आ रहा हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये किसी के टेबल में नहीं आएंगी, इसलिए हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो प्रोडक्ट होगा वही इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैं डील कर पा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5 से ये पहले कट होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है ना, 5 की विभाज्यता का नियम। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब जब आप इसको कट करोगे तो ये 11 टाइम में कट होगा, 11 9, ठीक है। 11 9 जा 99 और 100 में 99 घटेंगे तो 1 बचेगा और ये 1 तो 1 टाइम्स में, है ना। और फिर जब आप इसको कट करोगे 7 से तो ये 13 टाइम्स में कट होगा और कुल मिला के 1 2 3 4। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 4। तो राइट आंसर जो है इसका ये आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभी तुरंत मैंने आपको पीछे अभाज्य संख्या के बारे में बताया, ऐसी संख्या जो 1 के टेबल में है या खुद के टेबल में है। तो आप यहाँ पे चेक करो 29 ये 1 के टेबल में आ रही है, खुद के टेबल में आ रही है, और ऐसा कोई सिंगल डिजिट या फिर नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए। तो 29 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे तो अपना ऑप्शन ए ही सही हो गया। अदरवाइज आप देखोगे तो 16 है ना, तो 16 1 से भी हो रही है, 16 से भी हो रही है, लेकिन इसके अलावे ये 2 से भी हो रही है, 4 से भी है, 8 से भी है ना, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलते। आप यहाँ 15 देखोगे तो ये 1 से हो रहा है, 15 से हो रहा है यानी खुद से हो रहा है, इसके अलावे ये 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। उसी तरह अगर आप 33 को देखोगे ये 1 से हो रहा है, 33 से हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये 3 से भी हो रहा है, ये 11 से भी हो रहा है ना। तो इसलिए ये सभी भाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या यानी कि जो केवल जिसका अपवर्तक केवल 2 हो, या तो 1 हो या स्वयं वही संख्या हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन पूछेगा पाई क्या है, तो आपको याद रखना है कि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 2.12112112112 डैश है। आप ये देखो कि यहाँ पे फिर डॉट लगा हुआ है ना, मतलब ये बढ़ती जा रही है ना, ये रुकेंगी नहीं, और जब रुकेंगी नहीं तो इसको हम तो डील नहीं कर सकते हैं ना, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। आपको हमेशा ध्यान देना है ना। लेकिन दशमलव के बाद अगर संख्याएं रिपीट करें, जैसे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखो एक सिंगल डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रही है, तो आपने इसको बनाया होगा 5.2 और हम क्या करेंगे 3 पे यहाँ आवर्त का यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डॉटेड लगा है, लेकिन यहाँ पे केवल एक सिंगल डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो 5.2372 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है ना। क्यों? क्योंकि 5.2372 ये यहाँ आके समाप्त हो गया। अब अगर हम यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो 1 2 3 4 1 पे 1 2 3 4 0 आ जाएगा, है ना, और ये तो p/q के फॉर्म में हो गया, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है ना, घात पावर पूछ रहा है कि 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो इसके लिए पहले अपने को इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो आइए हम लोग चेक करते हैं। 1440 सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 0, फिर 2 से करेंगे तो 360, फिर 2 से करेंगे तो 180, फिर 2 से करेंगे तो 90, आप फिर 2 से करोगे तो 45, फिर 3 से करोगे तो 15 और फिर 3 से करोगे तो 5। अभी तो अपने को ये बोला गया कि केवल 2 का अधिकतम घात देखना है, तो ये देखो 1 2 3 4 एंड 5 है ना। तो 2 पे जो पावर है वो कितना हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, है ना, 2 का अधिकतम घात 5। फिर यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 8। अब आप खुद बता दो कि 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से कट हो रहा है, 8 से कट हो रहा है, बट इसके अलावा ये 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है ना। केवल 2 अपवर्तक होने चाहिए, या तो 1 या खुद वही संख्या, है ना। तो यहाँ पे 9, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 11 जो है ये केवल 1 और खुद 11 से कट हो रहा है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको यह ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो रूट से बाहर नहीं आने वाली है। 36/64, तो 36 रूट से बाहर आके 6 हो जाएगा और 64 8 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। रूट 1 का वैल्यू 1 और 81 का वैल्यू 9, है ना। बट रूट 3/5 जो है ये कभी भी रूट से बाहर नहीं आएंगे, इसका मतलब इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 49 का रूट होता है 7 और 64 का रूट होता है 8, है ना। तो ये आपका पहला आंसर ही सही हो गया, क्योंकि इसको हमने रूट से बाहर लाया, तो 7/8 p/q के फॉर्म में है और 7 और 8 दोनों पूर्णांक संख्या हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। मैंने आपको पहले बोला था अगर किसी क्वेश्चन पे आपको आवर्त दिखे तो वह एक परिमेय संख्या होता है। हम अब कुछ ऑप्शन देखना ही नहीं है इसमें, है ना, ये आपको आवर्त है ना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2, 10 और 20 के लॉ और मॉ का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 2, 10 और 20 का पहले आप लॉ निकाल लो। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 5 जा 10 और 2 से 10 टाइम्स में, फिर ये 5 से कट होगी,
5 1 जा 5 2 जा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20। हाँ, तो 2 5 और 20 का एलसीएम 20 आ गया। आइए अब हम लोग इसके एचसीएफ को निकालते हैं। सबसे पहले 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में कट, तो 2 और 10 का एचसीएफ 2 आया। अब इसी 2 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो इसका एचसीएफ भी 2 ही आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले लॉ 100 और फिर मॉ 100 का अनुपात, तो लॉ 100 आपका हो गया 20 और मॉ 100 उसके बाद है ना, तो मॉ 100 हो गया 2 और इसका अनुपात जब आप निकालोगे तो ये आएगा 10:1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, है ना, ये बी नंबर। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आते हैं, वो क्या करेंगे कि ए को आप टिक करके निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले लॉ 100 बोला है फिर मॉ 100 बोला है, तो पहले अपने को लॉ 100 लिखना है और फिर मॉ 100 लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर 6 8 और 22 का लॉ 100 और मॉ 100 का अनुपात। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी से करते हैं। 6 8 और 22 का लॉ 100 अगर हम देखें तो 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में। अब तो इसको कट नहीं करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई 11। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 264। अब हम लोग यहाँ पे इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो पहले 6 से 8 में डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट होकर 2 और फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो इसका एचसीएफ आ चुका है 2। अब इसी 2 से हम लोग 22 में डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 कट, फिर 2 1 जा 2 कट। अब फिर से बोला है कि लॉ 100 और मॉ 100 का अनुपात, तो आप यहाँ देखो लॉ 100 है 264 और मॉ 100 है 2, इसको कट करो 1, इसको कट करो 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, यानी कि 132:1, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका सही आंसर। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है ना, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और इसका मॉ 100 कितना होगा। तो जब आप 2 से 4 को भाग दोगे तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट हो जाएगा, मतलब इसका मॉ 100 भी कितना आया 2, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि 0 और 0.3 पे आवर्त है और इसका परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। हमको इसको परिमेय के रूप में लिखना है, तो आपको पता होगा कि 3 और 3 पे रैकरिंग है, इसका मतलब है कि इस रैकरिंग एक डिजिट पे है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 डालते हैं, और जब आप इसको कट करोगे तो ये आएगा 1/3, यानी कि आंसर नंबर सी। ठीक है, आओ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है √10 मल्टीप्लाई √15 किसके बराबर होगा। आओ इसको चेक करते हैं। √10 मल्टीप्लाई 15 का मतलब हुआ √150। मैंने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ये देखिए 15 10 जा 150। अब हम लोग पहले इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। आप यहाँ पे देखो 150 को 2 से 75 टाइम में, 3 से 25 टाइम में, और फिर 5 से 5 टाइम में। तो इस √150 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप देखो यहाँ पे 5 5 का पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 2 3 जा 6। तो √10 मल्टीप्लाई √15 को हम लिख सकते हैं 5√6, जो आपका आंसर नंबर ए है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़े से कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। आप ये देखो कि 2 और 2.5, ठीक है, इसके बीच की कौन सी अपरिमेय संख्या है।
तो √11 जो है ना, इसके नज़दीक का आप देखो ऐसा कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो आप ये देखो 11 से पहले अगर हम 9 देखेंगे तो 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो ये √9 से तो बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो है ये तो 3 से कुछ बड़ा आएगा दशमलव के बाद, तो ये तो 2 और 2.5 के बीच में नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो √5 के नज़दीक का वर्ग कौन सा होता है, तो आप बोलोगे √4, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है। तो आप ये देखो कि ये 4 से बड़ा है ना 5, तो इसकी वैल्यू 2 से कुछ बढ़ जाएगी, और यहाँ पे बोल भी रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच, इसलिए आपका आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोल रहा है 4 - √3 है। हाँ, इसका आंसर तो अब तक आपके मन में आ भी गया होगा। 4 एक परमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने बचपन में ही डायरेक्शंस के बारे में तो पढ़ा है, ठीक है। मेन डायरेक्शन 4 होते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पश्चिम यानी कि इधर है ना, तो एक आदमी 24 मीटर यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और पश्चिम जा रहा है, ठीक है। तो ये सपोज करो आप कि 24 मीटर पश्चिम गया, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब देखो उत्तर मतलब कि जब ये उत्तर किधर है, यहाँ से ऊपर ना इधर, ठीक है। तो पहले ये 24 मीटर इधर चला और फिर यहाँ से ये उत्तर दिशा की ओर जाएगा, हाँ ऊपर की ओर। ये देखो उत्तर दिशा किधर है, ऊपर की ओर, ठीक है। कितनी दूर जा रहा है भाई, तो 10 मीटर जा रहा है, हाँ। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, देखो प्रारंभिक बिंदु ये है ना, इसको मानेंगे प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वो चलना शुरू करता है, और बेचारा यहाँ पहुँच गया है। तो बोल रहा है कि ये प्रारंभिक इस बिंदु से यह कितना दूर है, मतलब मैं इसको मिला दूंगा, है ना। आप ये देखो कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये क्या है, कर्ण है। और आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग, इसका स्क्वायर इस दोनों के वर्ग के बराबर होता है, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, √676। अगर आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये वैल्यू होता है 26, जो आपका आंसर नंबर सी है ना। यानी कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से 26 मीटर दूर है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है 64 के वर्गमूल को, 64 का वर्गमूल होता है भाई, 64 का वर्गमूल होता है 8, है ना, को 64 के घनमूल से, है ना, घनमूल मतलब क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट। तो 64 का घनमूल होता है 4 से भाग देने पर मान क्या होगा, है ना। तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 2, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो आप ये क्वेश्चन शायद सेम क्वेश्चन है, हम लोगों ने पहले कर भी लिया है। 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात क्या होगा। तो आइए इसको इतना करने से पहले हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। पहले ये देखो कि 5, 15 और 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपका आंसर होगा 20। अब 20 के टेबल को आप देखो, ठीक है, 21 जा 20। आप ये देखो कि इस 20 के टेबल में क्या जो वैल्यू आई, क्या ये तीनों नंबर उससे डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 5 तो है, 20 भी है, बट 15 नहीं है, ठीक है। तो आप करो 20 × 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप माइंड में करोगे तो ये आपको आसान लगेगा, 40। अब फिर देखो कि 15 40 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 20 × 3 = 60। अब देखो 5 भी 65 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। तो ये सबसे लीस्ट नंबर यानी छोटी संख्या है जो तीनों से डिविजिबल है, इसलिए यही उस तीनों का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब बात रही मौसों की, तो आप ये देखो ये तीनों एक ही टेबल में आ रहा है,
और ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन है जिसके टेबल में आ रहा है, वो है 5। तो इसलिए इसका मॉसो जो है वो आपका हो गया 5। तो लॉसो और मॉसो का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि लॉसो 60 और मॉसो 5। आप इसको जब कट करोगे तो 12/1 यानी कि आंसर नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। आपने शुरू से क्लास 5 से पढ़ा है कि सम संख्या हमेशा 2m के रूप का होता है ना, 2m के रूप का। इसमें m+2 इसलिए नहीं हो सकता है, बहुत बच्चों के मन में होगा, क्योंकि यहाँ पे m को पूर्णांक बोला गया है ना। आप ध्यान से समझो, पूर्णांक 1 भी हो सकता है, और जैसे ही आप m के जगह 1 रख के और उसको 2 से ऐड करोगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा, जो एक विषम संख्या है ना। लेकिन अपने को क्या बोला गया है कि सम संख्या का रूप है, तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, यह हमेशा 2m के रूप का होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर b³ + r हो तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। हाँ, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप जरा सा यहाँ पे ध्यान दो, देखो, ठीक है। फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। अपन 4 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, 4 × 1 = 4, 5 में 4 1, ठीक है। सपोज करो कि ये b है, ये a है, ये आपका शेषफल q है और ये r है, ठीक है। सॉरी, ये भागफल q है और ये शेषफल r है। आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है शेषफल की वैल्यू, ये कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, हमेशा 0 से बड़ी होती। आप कभी भी नहीं आप देखेंगे कि जो शेषफल है वो माइनस में आ गया, एक बात। दूसरा बात कि ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता और ना ही इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी और भाजक से हमेशा छोटी होगी। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि शेषफल का वैल्यू यानी r का वैल्यू हमेशा बराबर या बड़ा होगा किससे, 0 से, और हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से यानी b से। तो आप ये देखो कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है। जी हाँ, बिल्कुल आंसर नंबर डी, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक आपको दिया हुआ है ना, पूर्णांक दिया हुआ है सी और डी। देखो यहाँ कंडीशन दिया है, इसको छोड़ के आगे मत बढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। बोला सी जो है ना वो बड़ा है डी से। कभी भी जब जो संख्या बड़ा होता है ना उसमें हम भाग लगाते हैं छोटे वाले संख्या से। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, सी तो यहाँ पे बड़ा है, हाँ, तो सी में हम भाग देंगे किससे, डी से, ठीक है। अब आगे पढ़ो। और भागफल q, तो भागफल इसका क्या आ रहा है q, और शेषफल r है, ठीक है। तो इसको जो भाग देने के बाद शेषफल आ रहा है वो r है। जहाँ पे ये कंडीशन तो अभी आप ऊपर देख चुके है ना, ये दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है ना। तो आप ये देखो यहाँ पे भाज्य क्या है, सबसे बड़ी संख्या c, भाजक क्या है d, भागफल क्या है q और प्लस r। देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है, c = dq + r। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक c और d, फिर से देखिए जहाँ c इज़ ग्रेटर देन d, तो इसका मतलब है कि हम d से भागा देगा, ठीक है, c में। और बोला कि भाई शेषफल जो है ना, ये देखो शेषफल क्या आ गया, r = 0। तो पूछा क्या कि आप ये बताओ कि इसका SCF क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि जैसे ही शेषफल 0 आया तो जिस संख्या से हमने भाग दिया वही उसका SCF हो जाता है। इसलिए यहाँ जो d है यही इसका SCF हो जाएगा, जो इसका आंसर नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। अभी तुरंत हम लोग रिपीट करते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है,
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, सेम क्वेश्चन है ना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो कभी भी जब आप दो परिमेय संख्या का गुणनफल निकालोगे तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है 1.62 है ना, तो 1.62 ये तो शांत है ना, इसके आगे डॉट नहीं लगा है, तो डेसिमल जब हटाएंगे तो 1 पे दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 आ जाएगा, मतलब इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो संख्या दिया है और उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एचसीएफ ऑफ अ नंबर और एलसीएम ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, है ना, उस दोनों संख्या के गुणनफल के। तो आप यहाँ पे इस दोनों को गुना कर दोगे तो वही इस दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल होगा, यानी 25 गुना 50, तो 5 25 का 5 बाकी 2, 5 दूना 10 2 12 और ये 1 0, 1250, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपको देख के ही लग रहा है कि इसको हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि यदि भिन्न a/b में 2n 5 पे पावर m के रूप में हो तब संख्या, याद रखिएगा हमेशा ये b का वैल्यू जो है ये इसके बराबर होता है। ठीक है, भिन्न में कहने का मतलब हुआ b के जगह पे ये आएगा, यानी हर में आएगा, है ना, तो ये b नंबर जो है इसका सही आंसर। कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो याद रखिएगा दो क्रमिक सम संख्या, जैसे कि अगर हमने 2 और 4 लिया, ठीक है, आप देख लो, खुद देख लो, 2 2 जा 4 कट। अब यहाँ देखो क्रमिक 4 और 6, 4 और 6, 4 1 जा 4, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होकर 2, फिर 2 से 4, 2 2 जा 4। तो दो क्रमिक संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, है ना। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, और फिर अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप फिर आंसर मैच करते जाएंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, मैं अगले वीडियो में फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। 1 होता है ना, गुड। 17/24 का दशमलव प्रसार क्या है। देखो शांत अशांत पहचानने का सिंपल तरीका है ना, जो हर है ना वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अशांत होगा। तो आओ 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 24 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 पे पावर 3 × 3। तो ये तो इस फॉर्म में नहीं आया, है ना, क्योंकि इसमें 3 आ गया, लेकिन यहाँ तो 5 आना चाहिए था, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, बोला 11/25 का दशमलव प्रसार क्या है। तो देखो 11/25, 25 को जब आप लिखोगे 5 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि ये भी अशांत आवर्ती दशमलव है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर n है। नहीं, दोनों में से किसी एक का मिलना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये देखो 5 पे पावर m के रूप कहा गया है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 0। 2 पे पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये मेरा इस फॉर्म में आ गया, इसलिए यह एक शांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। √7 नहीं, √2/√7 नहीं, √3/√3। आप देखो ये कट जाएगा ना तो वैल्यू 1 होगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है ना। अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे तो ये 25 का √5 और 49 का √7, तो ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे मुझसे कुछ चूक हुआ होगा, यहाँ पे 2 राइट आंसर्स हैं। कभी भी ऐसे तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर आप ध्यान दे दो। ठीक है, क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। आप देखो ये 18 है ना, तो 18 को जब हम लिखेंगे तो 2 × 3 × 3। अभी आप देखो ये 2 पे पावर n
मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी आ गया है, इसलिए यह एक अशांतावर्ती दशमलव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? आइए देखें, 625, 5 से 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5, तो 1 2 3 एंड 4, इसका घात होगा 4। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। बोल रहा है भाज्य बराबर, यहाँ पे क्या फिल होगा? तो आप जानते हो कि यहाँ पे फिल होगा भाजक। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, वो इस बात को नहीं पढ़ते हैं। इसको छोड़ा तो आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, आप ऐसी भूल नहीं करेंगे। क्वेश्चन को हमेशा शांत चित्त से, एकाग्रचित होकर और आराम से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। तो आप देखो √11, ये तो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पूछा गया कि अपरिमेय संख्या नहीं है। √15, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा। यहाँ देखो √9 का वैल्यू 3 और √16 का वैल्यू 4, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा? तो x का मान यहाँ पर क्या होगा? आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका जो 2 शून्यक आएगा वह हमेशा पूर्णांक के रूप का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 3 धावक वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से दौड़ रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, यानी जहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, पुनः मिलने में लगा समय। कभी भी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो भी दी हुई संख्याएं हैं उसका लॉस निकाल लेना है। ठीक है, 3, 4 और 8 का लॉसो क्या होगा? तो आप ये देखो, 4 से 3, 4 1 जा, 4 2 जा, इसका लॉस होगा 4 3 12, 12 2 24, यानी कि 24 घंटे के बाद वो फिर से एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है x पे पावर n+1 का एक गुणक x+1 है सिर्फ तभी जब n एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ पे n क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या जानते हो, गिनती की सारी संख्या, तो √n क्या होगा? ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, तो हम n की जगह कुछ भी रखेंगे। और बोला कि √n यानी कि n जो प्राकृतिक संख्या उसका रूट क्या होगा? अब देखो ये 1 होगा, ये तो √2 ही रह जाएगा, ये √3 ही रह जाएगा, ये 4 का √2 हो जाएगा, ये √5, यानी कि परिमेय संख्या भी रह रहा है और अपरिमेय संख्या भी रह रहा है। तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n जो है वह कभी प्राकृतिक संख्या भी होगा और कभी अपरिमेय संख्या भी होगा, है ना? ठीक है, तो कभी कभी प्राकृतिक संख्या भी रह रही है। देखो ये तो गिनती की संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या है, बाकी अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जाता है। एक बार फिर से बता दूं, 22/7 आपको पता होगा, अगर आपने क्षेत्रमिति बनाया होगा तो 22/7 किसका वैल्यू होता है? पाई। आपको ये याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान है 22/7 यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? आओ देखें परिमेय संख्या। ये तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, तो ये तो अपरिमेय हो गया √5, अपरिमेय यहाँ √3 और √3 कट गया तो वैल्यू हुआ 2, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है कि ये वैल्यू दी हुई है, बोला किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है या प्राकृतिक संख्या है? आप यहाँ देखो
13 दोनों से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब कि भाज्य संख्या है ना। क्योंकि 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरी संख्या होगी ये 1 से भी कट होगी, खुद से भी कट होगी, और एक और संख्या है 13 जो दोनों में कॉमन आ रहा है उससे भी कट होगा, है ना। इसलिए ये एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि कौन परिमेय है। तो आप ये देखो, √10 नहीं होगा, √24 रूट से बाहर नहीं आएगा, √35 रूट से बाहर नहीं आएगा, √121 की वैल्यू होगी 11, इसलिए यह अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है। यहाँ पे आप फिर देखो, यहाँ पे रेकरिंग है ना, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 65 और 117 का मौसो इसके रूप का में है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है इसका जो मौसो है वो इस रूप में है, तो m का मान क्या होगा। ठीक है, आप ये देखो 65 और 117 का, आप पहले ये देखो कि 65 और 117 का मौसो होता क्या है। 65 1 65, 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, 52 से 65 को कट करेंगे, 52 1 52, ठीक है, ये 13 बार में 13 से 52 को कट करेंगे, 13 4 या 52 कट हो गया, तो यहाँ पे इसका मौसो आया 13। तो आपका मौसो इस रूप में है और इसको हमको 13 लाना है, तो m का ऐसा क्या मान रख दें कि मौसो मेरा कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो पहले आप 1 रख के देखो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 65 और गुना 1, 65 माइनस 117, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, है ना, ये 13 नहीं आएगा। अब आप 2 रख के देखो, ठीक है, तो 65 गुना 2 माइनस 117, 65 गुना 2 130 माइनस 117। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13, मतलब कि 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज के सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो सबसे आसान है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, मतलब कि जो केवल 1 से कटे या स्वयं खुद संख्या से कटे। तो 8, ये तो 1 8 के अलावा 2 और 4 से कट हो रहा है, 9, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको जो भी कमी हो या आपको जो भी सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके कमेंट को रीड करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग सेम एनर्जी और सेम इंटेंसिटी के साथ मिलेंगे। भरोसा है कि आपकी एनर्जी भी कुछ कम नहीं होगी। धन्यवाद।